देखना है इरेड्यूसिबल एलिमेंट। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट की जानकारी होने से पहले हमको ये जानकारी होना आवश्यक है कि फैक्टर क्या होते हैं किसी एलिमेंट के, फिर वो फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, डेट इज एसोसिएटिव फैक्टर या इम्प्रॉपर फैक्टर या प्रॉपर फैक्टर। फिर वहां से हम ये देखेंगे कि जिसके पास इम्प्रॉपर फैक्टर है वो एक्चुअली इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो अब इम्प्रॉपर फैक्टर होते क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमको सबसे पहले फैक्टर एंड उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम फैक्टर की डिफिनेशन देखें, वैसे आप फैक्टर की डिफिनेशन जानते होंगे, बट यहां से देखिए कि आर हमारा कोई रिंग है और ए और कामा बी रिंग के दो एलिमेंट हैं। तो हम ए को दैट इज बी को हम ए का फैक्टर तब कहेंगे जब रिंग में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि हम ए को क्या लिख सके, बी डॉट सी। यहां से ये भी है कि बी तो ए का फैक्टर है, सी भी ए का फैक्टर। यहां से सी को हम ए का फैक्टर तब कहेंगे जब हमको एक बी ऐसा मिल गया। तो यहां से क्या हो गया कि अगर हम ए को बी डॉट सी के फॉर्म में फैक्टराइज कर दें तो जो बी और सी है वो ए के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। सिंपली अगर हम जेड में देखना चाहें तो जेड में आप देखें, जेड हमारा प्लस डॉट ये रिंग होगा, एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन होगा। ये डिवीजन रिंग नहीं होगा क्योंकि इसके जो टू बिलोंग कर रहा है जेड में, बस टू इज नॉट यूनिट, तो ये डिवीजन रिंग नहीं होगा, ये इंटीग्रल डोमेन है। अब इसमें देखिए कि हमको फैक्टर की बात करना है, तो मान लिया हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2.3, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। फिर आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 6.1 लिख सकते हैं, ये भी इसका फैक्टर होगा। तो 2 और 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 6 भी इसका फैक्टर हो गया, 1 भी इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे हम ले क्या, गॉसियन रिंग ले एग्जाम्पल तौर पर, जैसे एग्जाम्पल हम ले क्या, अगर आर इक्वल टू हम क्या लेते हैं, जेड आई, गॉसियन रिंग डेट इज ए प्लस आई बी, ए का अभी हमारे कहां से, जेड से, रियल इंटीजर से है। देन हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y, ये लिख सकते हैं। ये आइडिया कहां से मिला है, ये आइडिया हमको नॉर्म से मिला है। हमने उस दिन नॉर्म डिफाइन किया था कि एन ऑफ ए इक्वल टू, अगर ए हमारा कोई एलिमेंट ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी है, तो हमने नॉर्म ऑफ ए डिफाइन किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये 25 हो जाता है नॉर्म ऑफ ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 लिख सकते हैं। यानी हमको ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनका नॉर्म 5 और 5 हो, तो उनका प्रोडक्ट हमारा 25 होगा। 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y, इनका नॉर्म 5 होगा, इनका नॉर्म 5 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो ये क्या किसके इक्वल आएगा, 25 के नॉर्म के इक्वल, यानी ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो आप यहां से देखिए कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y। तो ये 1 प्लस 2y एंड 1 माइनस 2y आर फैक्टर ऑफ 5। आप 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू u और u इनवर्स। अब u हमारा क्या है, यूनिट है, सॉरी, u हमारा यूनिट है जेड आई का। और जेड आई में यूनिट कौन कौन से होते हैं, 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। जैसे 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 डॉट आई इंटू आई इनवर्स। अब आई से आई इनवर्स 1 वैल्यू हो जाएगी, यानी 5 ही होगा, तो 5 को हम ये लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फैक्टर होगा इसका। अब एग्जाम्पल अगर हम दूसरा लें, एग्जाम्पल आप ले लीजिए आर इक्वल टू, हम क्या ले लें, आर इक्वल टू जेड रूट माइनस 3, ये हम ले लें। मतलब ये है क्या हमारा, ए प्लस आई बी रूट 3 और ए का अभी कहां से है, जेड से है, ये है हमारे। अब इसमें जैसे हम प्रॉपर फैक्टर की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमको क्या लिखना है, अब इसमें नॉर्म कैसे डिफाइन होगा, आप यहां से देखिए नॉर्म, अगर ए हमारा क्या हो, ए प्लस आई बी रूट 3 है हमारा, तो नॉर्म ऑफ इसमें कैसे डिफाइन होगा, आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये हमारा नॉर्म होगा। अब देखिए ये क्या वैल्यू आ सकती है, कम से कम देखिए आप, अगर ए की वैल्यू 1 रखे और बी की वैल्यू 1 रखे तो 3 1 4 आ जाएगा। जैसे अब देखिए अगर एक वैल्यू हम क्या रखे, 1 रखे, बी की वैल्यू 1 रखे, तो नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टराइजेशन करें तो 2.2 लिख सकते हैं या 4.1 या 1.4 लिख सकते हैं। बट ये देखिए क्या कभी, अब 2.2 लिखने का मतलब ये है कि 2 और 2 इसके फैक्टर मतलब नॉर्म होने चाहिए, बी और सी अगर हमारे एलिमेंट है तो
जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ए को हम लिख पा रहे हैं कि बी डॉट सी, अगर ए हमारा है कि बी और सी के फैक्टर में है, और बी और सी कहाँ के एलिमेंट हैं, इस रिंग के एलिमेंट हैं, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे ए हमारा, और इसका नॉर्म हमारा क्या है, नॉर्म ऑफ ए हमारा 4 है, तो नॉर्म ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बी डॉट सी की इक्वल होगा, और ये नॉर्म ऑफ बी होगा, और ये नॉर्म ऑफ सी होगा। अब यहां से देखिए, अगर इसका नॉर्म 4 है तो ये क्या होगा, इसका अब ये क्या 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 या 1.4 या 4.1, यही हो सकता है इसका फैक्टर। तो या तो अब देखिए, या तो इसका फैक्टर, या तो इसका नॉर्म क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या इसका नॉर्म 1 हो सकता है, या इसका नॉर्म 4 हो सकता है। अब आप देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नॉर्म ऑफ बी कभी 2 होगा क्या, जैसे ये हमारा मेंबर है, बी हमारा कोई भी एलिमेंट होगा, तो बी हमारा कोई भी एलिमेंट होगा तो वही इसी a1 का स्क्वायर प्लस 3b1 का स्क्वायर इसका नॉर्म आएगा, नॉर्म ऑफ बी कोई भी एलिमेंट होगा इसी फॉर्म का होगा। ये कभी 2 होगा क्या, देखिए आप, कभी भी 2 होगा, और a1 हमारा a1 कामा b1 कहां से है, जेड से है, तो ये कभी 2 नहीं होगा। आप कोई वैल्यू a1 और b1 की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ये कभी 2 नहीं होगा, तो ये कभी 2 नहीं होगा। दूसरी बात, ये 1 तभी और तभी होगा, ये 1 तभी और तभी होगा नॉर्म ऑफ ए, जब a1 हमारा क्या हो जाए, ±1 हो जाए। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं कि ये 1 हो। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो हट गई यहां से, क्योंकि नॉर्म ऑफ बी या नॉर्म ऑफ सी कभी किसी का नॉर्म 2 तो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। तो क्या हो सकता है, अगर इसका फैक्टर देखें हम ए का इस रिंग में बी डॉट सी के फॉर्म में लिखें, तो क्या क्या हो सकता है कि बी वो एलिमेंट होगा जिसका नॉर्म 1 होगा, और सी वो एलिमेंट होगा जिसका नॉर्म 4 होगा, या बी वो एलिमेंट होगा जिसका नॉर्म 4 होगा, और सी वो एलिमेंट होगा जिसका नॉर्म 1 होगा। अब बी का नॉर्म 1 है, नॉर्म ऑफ बी हमारा 1 है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू ±1, यही हो सकता है हमारा। अब यहां से देखिए फैक्टर क्या होगा, तो अगर ये हमारा ±1 हो जाता है तो हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू, अब बी का तो जैसे a1 है, सोचिए a1 इक्वल टू ±1 है, और b1 हमारा क्या है, b1 हमारा 0 हो जाएगा, तभी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा, यानी b1 हमारा 0 हो गया। तो अब यहां से इसका फैक्टर क्या हुआ, b को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने a1 प्लस यहां से है, b हमारा क्या है, a1 प्लस b1√3, ये हमारा है, i है एक्चुअली यहां ये है। तो अब b1 को हम लिखेंगे, तो b1 तो हमारा 0 हो गया, b को लिखेंगे, b1 हमारा 0 हो गया, इसमें a1 इक्वल टू ±1 है, यानी +-1 b की जगह पे, और c हमारा क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जिसका नॉर्म 4 होगा, और इसमें नॉर्म ऑफ 4 क्या होगा, जब a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 1 हो, यानी यही वैल्यू, मतलब कि 1 प्लस a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 1 हो, तभी तो इसका नॉर्म 4 होगा। तो ये क्या हो गया, 1 + 3 × 1, ये तो ये हो गया, यानी हम c को क्या लिखेंगे, एंड c इक्वल टू क्या होगा, 1 + i√3, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसी का नॉर्म क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, a इक्वल टू +-1 × 1 + i√3, ये हमारा एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया, किसमें, z-√3 में। या a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 + i√3 × +-1, ये हो जाएगा। यही है कि फैक्टर पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, अगर a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 1 हो a में, इसमें। तो आप फैक्टर किसी भी एलिमेंट में निकाल सकते हैं, ये किसी भी रिंग में आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखा क्या, फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, और उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। एसोसिएट्स ऑफ एन एलिमेंट इन रिंग, एसोसिएट्स ऑफ एन एलिमेंट इन रिंग, किसी रिंग में किसी एलिमेंट का एसोसिएट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा, जब फैक्टर का डिफिनेशन हमने देखा, तो ये देखा कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो बी और सी क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। अब ये बी और सी
यहां तो ये कहा नहीं है कि बी और सी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ही होने चाहिए, मतलब या तो यूनिट हो या तो जीरो डिवाइजर हो, कुछ भी हो सकता है, या तो वो यूनिट भी हो सकता है या जीरो डिवाइजर भी हो सकता है। जैसे हमने ये जब एग्जांपल लिया था 5 को, तो 1 + 2i इंटू 1 - 2i लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था 5.u इंटू यू इनवर्स। अब u और u इनवर्स 5 को हमने क्या लिखा था 5.u इंटू यू इनवर्स, तो 5.u को अगर हम मान लीजिए p मान लेते हैं तो क्या हो गया p इंटू यू इनवर्स। अब ये देखिए 5 को हमने लिख दिया p इंटू यू इनवर्स, तो p भी इसका एक फैक्टर हो गया और u इनवर्स भी इसका एक फैक्टर हो गया। अब p इक्वल टू क्या है हमारा, p इक्वल टू क्या है हमारा 5 इंटू यू, यानी उस नंबर में हमने उस रिंग की जो यूनिट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिला p, और p हमेशा 5 का क्या होगा फैक्टर होगा। तो इस p को इस 5 का एसोसिएट कहते हैं, मतलब किसी रिंग में कोई एलिमेंट हमारा हो गया, अगर उसका एसोसिएट फाइंड आउट करना है तो उसमें आप उस रिंग की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रिंग की उसमें यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमको एलिमेंट मिलेगा उसको इस रिंग इस एलिमेंट का हम क्या कहेंगे एसोसिएट कहेंगे। दैट इज एसोसिएट का डेफिनेशन लिखिए, इफ आर बी एन रिंग एंड ए कामा बी बिलोंग टू आर, ये हमारे रिंग का एलिमेंट है। लेट u इज यूनिट इन R, if a equal to b dot u r u dot b, then a equal to b dot u r b dot u dot b, then a is called associate of b। हम a को b का क्या कहेंगे एसोसिएट कहेंगे, मतलब किसी एलिमेंट का हमको एसोसिएट फाइंड आउट करना किसी रिंग में, तो हम उस रिंग की, अब वो एलिमेंट का मेंबर होना चाहिए, तो हम उस रिंग की जो यूनिट होगी अगर उसको मल्टीप्लाई करें उस एलिमेंट में, तो जो रिजल्टेंट हमारा एलिमेंट बच रहा है ए, वही हमारा ए एलिमेंट क्या कहलाता है, इस बी का एसोसिएट कहलाता है। यानी किसी एलिमेंट में हमको एसोसिएट निकालना है, किसी एलिमेंट का हमको एसोसिएट निकालना है, तो उस एलिमेंट में हम उस रिंग की यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएं, जो एलिमेंट आएगा वही उसका क्या होगा एसोसिएट होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल अगर मैं लूं कि Z10 में अब 5 का एसोसिएट बताइए, Z10 में 5 का एसोसिएट बताइए, तो अब Z10 में अब आप देखिए कि Z10 में कौन कौन से एलिमेंट यूनिट है, तो Z10 में एलिमेंट कौन कौन से यूनिट होंगे, आइलर 5 फंक्शन हमने देखा था, तो 5 of 10 ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसमें यूनिट होंगे, और 5 of 10 हमारा क्या होता है 5 of 5 इंटू 5 of 2 होगा हमारा, क्योंकि जीसीडी 5 और 2 की 1 होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 4 होगा। यानी 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसमें यूनिट होंगे। अब 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब को प्राइम हो, यानी 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें यूनिट होंगे। तो अब हमको 5 का क्या निकालना है, एसोसिएट निकालना है, तो 5.1, 5.3, 5.7 और 5.9, ये इस 5 की क्या होंगे एसोसिएट होंगे इन Z10 में। Z10 में 5 का एसोसिएट ये होगा, ये तो 5 हो जाएगा हमारा, 5 ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, यानी केवल 5 ही हमारा एसोसिएट होगा Z10 में। तो ये हमारा एसोसिएट रहा। हमने एसोसिएट का डेफिनेशन देखा कि अगर a इक्वल टू बी डॉट यू है तो a को हम b का एसोसिएट कहते हैं, a को हम b का एसोसिएट कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a इक्वल टू बी डॉट यू है और u हमारा यूनिट है तो u इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी u इनवर्स इंटू a इक्वल टू, आप इधर से ऑपरेट करिए कि a u इनवर्स इक्वल टू क्या होगा b इंटू यू इनवर्स, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा b a u इनवर्स। अब यहां से क्या हो गया कि b हो गया किसका, a का एसोसिएट, तो अगर a b का एसोसिएट है तो उसी समय b भी हमारा a का क्या होता है एसोसिएट होता है। ये हमारा एसोसिएट रहा। आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी रिंग में किसी एलिमेंट का एसोसिएट निकाल सकते हैं उस रिंग की यूनिट को उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके।
तो हमने एसोसिएट देखा, आप एसोसिएट फाइंड आउट कर सकते हैं इस एलिमेंट में। अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर के कितने टाइप्स हैं ये हम देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ फैक्टर देखेंगे तो जो हमारा पहला होता है वो होता है इम्प्रॉपर फैक्टर और दूसरा होता है प्रॉपर फैक्टर। तो अभी हमने फैक्टर का डिफिनेशन देखा कि अगर a इक्वल टू बी डॉट सी है, हमारा a इक्वल टू बी डॉट सी है, तो b और c को हम a का फैक्टर कहेंगे। अब b हमारा जीरो डिवाइजर भी हो सकता है या यूनिट भी हो सकता है, किसी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। b और c को हम क्या कहेंगे, a का फैक्टर कहेंगे। अब देखिए b हमने अभी देखा, अब एसोसिएट देखा कि अगर a इक्वल टू बी डॉट यू हमारा है और u हमारा यूनिट है रिंग का, तो हम a को b का क्या कहेंगे, एसोसिएट कहेंगे। अब देखिए b हमारा a का क्या है, एक फैक्टर ही है। b हमारा a का क्या है, एक फैक्टर ही है। u भी a का फैक्टर है। तो अब यहां से देखिए कि ये जो फैक्टर होगा इसमें हमने क्या पाया, a को b के b डॉट यू करके a का फैक्टर b है, u भी है। अब यहां क्या होगा कि ये जो हमारा है a इस b का एसोसिएट एलिमेंट कहलाएगा। और ये जो फैक्टर है इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसमें हमने u को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये b का मतलब क्या है, a u इनवर्स इंटू यू है, ये है। तो हमने देखा कि हम a को क्या लिख सकते हैं, a u इनवर्स इंटू यू, ये फैक्टर ये भी तो होगा। तो जो ये फैक्टर है, एक तो ये भी फैक्टर है हमारा a u इनवर्स, ये भी एक फैक्टर है, और एक हमारा ये भी फैक्टर a u इनवर्स इंटू यू, ये भी एक फैक्टर है a का। तो इस दोनों फैक्टर को हम इम्प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। और इसके अलावा और जो फैक्टर होते हैं, मतलब यूनिटी उसमें नहीं होती है, एक्चुअली यूनिट उसमें नहीं होते हैं, तो यूनिट के छोड़ के और जो फैक्टर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फैक्टर। जैसे हमने अभी देखा था जेड आई में हमारा क्या था, a प्लस आई भी था, और हमने 5 को क्या लिखा था, 5 इक्वल टू 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y था। और इसको क्या लिखा था, और 5 इंटू यू इनवर्स, ये भी लिखा था। तो अब ये देखिए 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y, इसमें ना ही ये यूनिट है ना ही ये यूनिट है। इस जेडाई में ये भी यूनिट नहीं है और ये भी यूनिट नहीं है। बट इसमें ये देखिए कि 5u इंटू यू इनवर्स हमारा जो है, इसमें 5 इंटू यू क्या है हमारा, 5u हमारा अगर b है तो b 5u का क्या, 5 का क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो ये क्या है, हमने कैसे फाइंड आउट किया, यूनिट एलिमेंट का यूज करके। तो ये जो फैक्टर है हमारा, ये इम्प्रॉपर फैक्टर होगा, बाकी ये जो हमारा फैक्टर है वो क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर होगा। आपको डिफिनेशन में लिखवाता हूं, डिफिनेशन देखिएगा कि प्रॉपर फैक्टर का डिफिनेशन क्या है। सिंपली वो फैक्टर जिसमें यूनिट का यूज ना हो, यूनिट का यूज ना हो, वो जो फैक्टर होंगे वो इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे। उसके अलावा और जो भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर होगा। तो अब देखिए इम्प्रॉपर फैक्टर का डिफिनेशन क्या है। लेट आर बी एन रिंग, लेट आर बी एन रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, ये हमारा आर रिंग विथ यूनिटी है। देन फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, यूनिटी विथ यूनिटी, देन फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, रिंग हमारा है, यूनिटी एंड एसोसिएट ऑफ ए यूनिट्स एंड एसोसिएट ऑफ ए आर ऑलवेज फैक्टर ऑफ ए। हमने देखा कि आर हमारा कोई रिंग है और ए हमारा आर का एलिमेंट है, तो हम ए को ए यू इंटू यू इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर यू हमारा यूनिट है आर में। तो अब ए यू क्या है, ए का एसोसिएट ही तो है ये, बी इक्वल टू अगर ए यू है तो बी को ए का एसोसिएट कहते हैं, यानी ये हमारा क्या है,
ए यू क्या है, ए का एसोसिएट है, तो हमने ए को क्या लिख दिया, ए यू इंटू यू इनवर्स। यहां से ये भी इसका फैक्टर हुआ, ये भी इसका फैक्टर हुआ, यू हमारा क्या है, यूनिट है। तो हमने देखा कि यूनिट्स भी इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। और जो ए यू मिल रहा है हमको, मतलब जो एसोसिएट मिल रहा है वो भी इसका फैक्टर हो रहा है। तो ए यू जो हमारा एसोसिएट फैक्टर है वो, और जो हमारा यूनिट फैक्टर है वो, इनको, इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। फैक्टर ऑफ ए कॉल्ड इम्प्रॉपर फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ ए। मतलब जो यूनिट वाले फैक्टर हैं और जो एसोसिएट वाले फैक्टर हैं, इन सब फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मान लिया हमने जेड10 में देखा था कि 5 का यूनिट क्या होगा, 5 ही हो रहा था, क्योंकि हमने 5 को यू से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 5 का यूनिट होगा, एसोसिएट होगा, सॉरी ये 5 का एसोसिएट होगा। अब हमको 5 का इनवर्स, मतलब 5 देखना है कि 5 का फैक्टर इसमें क्या होगा। तो जेड10 में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमने लिखा 5u इंटू यू इनवर्स, इम्प्रॉपर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो इसमें देखिए 5u क्या होगा, 5 का एसोसिएट होगा, और u क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अब इसका जो एसोसिएट है, 5 का एसोसिएट इन जेड10 में कौन कौन है, 5 5 5 5, केवल 5 ही हमारा, तो 5। अब इसमें इनवर्स कितने हैं, इनवर्स इसमें 4 है। अगर हम इस u1 u2 u3 और u4 इसके इनवर्स मान लें, मतलब यूनिट मान लें जिसके इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 5u1 5 इंटू u2 5 इंटू u3 और 5 इंटू u4, ये सब क्या होंगे, ये सब इसके फैक्टर होंगे। लेकिन ये सब क्या होंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे, क्योंकि इसमें जो हमको फैक्टर मिल रहा है वो तो एक एसोसिएट है और दूसरा क्या है, यूनिट है। तो जो किसी एलिमेंट फैक्टर अगर वो एसोसिएट है या यूनिट है, तो उस फैक्टर को हम इम्प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। और प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, अब यहां से आप समझ लीजिए कि जो हमारा इम्प्रॉपर फैक्टर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फैक्टर। दैट इज द फैक्टर other than improper factor, improper is called proper factor। जो फैक्टर हमारा इम्प्रॉपर नहीं होगा हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फैक्टर कहेंगे। एक बार और समझिए कि इम्प्रॉपर फैक्टर है क्या और प्रॉपर फैक्टर क्या है। तो जैसे मान लिया हमारा आर कोई क्या है, रिंग है। हमने देखा कि अगर a इक्वल टू बी डॉट सी है तो b और c को a का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। अब b और c कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका हमने कोई बाउंड्री नहीं दिया था कि b और c क्या होंगे, ये हमारा b और c कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब जैसे हमारा a है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a u इंटू यू इनवर्स, ये भी तो हो सकता है अगर u हमारा रिंग का यूनिट है तो। अब a u को हमने क्या कहा कि वो एसोसिएट होगा a का, ए यू हमारा क्या है, एसोसिएट है का, यू हमारा क्या है, रिंग का यूनिट है। तो ये भी एक फैक्टर हुआ। और ऐसे भी फैक्टर हो सकते हैं जो इस टाइप के ना लिख पाए हम, मतलब वो यूनिट मतलब एसोसिएट कभी ना बन पाए उस रिंग के, या उसके यूनिट ना हो, ऐसे भी फैक्टर होंगे। हमने देखा था कि जो हमारा जेड में था, एक्चुअली यहां हम लिखते हैं, जेड में हमारा था, जेड में हमारा क्या था, 5 इक्वल टू 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2y। अब यहां से देखिए तो ये 1 प्लस 2i जेड आई का एसोसिएट नहीं होगा किसी एलिमेंट का, ये यूनिट भी नहीं होगा इसका, ये यूनिट इसका एलिमेंट का नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट इसमें तभी होगा जब एक हमको एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका इसके साथ प्रोडक्ट लेने पर 1 आ जाए। बट ऐसा तो जेड आई में ऐसा कोई यूनिट होगा ही नहीं कि इसको साथ प्रोडक्ट करने पे ना ही 1 प्लस 2i यूनिट है, ना ही 1 माइनस 2i यूनिट है। तो ये हमारा ऐसा फैक्टर हुआ जिसमें जो a डॉट बी मिल रहे हैं हमको वो ना तो यूनिट है और ना ही एसोसिएट है, क्योंकि एसोसिएट तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, और यूनिट तब होगा जब इसका एक इनवर्स मिल जाए हमको।
जबकि ऐसा जेड आई में यूनिट क्या होते हैं, +-1 और +-i। इसके अलावा और कोई इसमें यूनिट नहीं है। तो अब ये यूनिट भी नहीं, एसोसिएट भी नहीं है, तो अब ये फैक्टर क्या होगा, इम्प्रॉपर तो नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर में हमने देखा था कि या तो वो एसोसिएट हो या तो वो यूनिट हो। तो इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फैक्टर। यहां से आप लिख सकते हैं 5 = 1 + 2i × 1 - 2i in zi are proper factor of 5 in zi में। ये 5 का क्या है, प्रॉपर फैक्टर है। अब हमने देख लिया क्या कि फैक्टर क्या है, इम्प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, एसोसिएट हमने देख लिया। अब यहां से आइडिया आता है क्या, इररिड्यूसिबल एलिमेंट का। हमने देखा कि फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि ना वो यूनिट हो और ना एसोसिएट है। तो यहां से थोड़ा सा आइडिया, अगर हम इररिड्यूसिबल से पहले हम ये फाइंड आउट करने का प्रयास करें कि किसी एलिमेंट में, किसी रिंग में किसी एलिमेंट के कितने इम्प्रॉपर फैक्टर हो सकते हैं, ये हम थोड़ा ध्यान दे जानने का, क्योंकि ये सीएमआई या टाइफर के क्वेश्चन में पेपर में एक बार पूछ चुका है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ दिस इन दिस। किसी रिंग में किसी एलिमेंट का पूछा था। तो हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं वहां से कि इम्प्रॉपर फैक्टर किसी एलिमेंट का कितना हो सकता है किसी रिंग में। जैसे हम एग्जांपल लें, और शायद मेरा क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन याद करवा दे रहा हूं, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। यहां से देखिए कि इम्प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे किसी रिंग में। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर, हमने देखा कि आर कितने इम्प्रॉपर फैक्टर हो सकते हैं किसी रिंग में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी इम्प्रॉपर फैक्टर का डेफिनेशन देखा कि किसी एलिमेंट का इम्प्रॉपर फैक्टर वही हो सकता है या तो वो यूनिट हो और या तो वो एसोसिएट हो। डेट इज ए = क्या हो हमारा, ए यू × यू इनवर्स हो। तो ए यू ए का क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। मतलब ए यू अगर बी हमारा है तो बी को ए का क्या कहते हैं, हम एसोसिएट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि ए यू में हमारा क्या है, एसोसिएट होगा किसका, ए का। ये क्या है, मतलब ए यू = बी है, तो बी को हम ए का एसोसिएट कह रहे हैं। अब बी हमारा क्या है, ए यू है, यानी ए यू हमारा एसोसिएट है किसका, ए का। यानी ए यू हमारा क्या है, एसोसिएट है, और यू हमारा क्या है, इनवर्स है। तो हम ये निकालें कि टोटल कितने इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे, हम यही निकालें कि कितने उसके एसोसिएट होंगे और कितने उसके इनवर्स होंगे। वहां से हमारा निकल जाएगा, डेट इज टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर इज, इम्प्रॉपर फैक्टर हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ एसोसिएट इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ ए, एसोसिएट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ यूनिट इन आर। रिंग में कितने एसोसिएट हैं उस एलिमेंट के और कितने उसके यूनिट हैं, उसके सम के इक्वल तो होगा हमारा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको अब ये निकालना है, तो जैसे अब हमको निकालना है कि फाइंड द टोटल एसोसिएट या इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5 इन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5 इन Z10 में हमको 5 का इम्प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो हम ये फाइंड आउट कर लें कि Z10 में कितने यूनिट है, और उसके बाद ये फाइंड आउट कर लें कि Z10 में 5 के कितने एसोसिएट है, और उनका एडिशन कर दो, हमको नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर मिल जाएगा। तो एसोसिएट ऑफ 5 इन Z10 क्या होगा हमारा, एसोसिएट ऑफ 5 इन Z10 क्या होगा हमारा, 5 × U, और U हमारा क्या है, यूनिट है हमारा। अब Z10 में यूनिट कौन से हैं, 1, 3, 7 और 9 हमारे यूनिट है Z10 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएट क्या होगा, 5 × 1 ये 5 हो गया, 5 × 3 क्या होगा, ये भी 5 हो गया, 5 × 7 ये भी 5 होगा हमारा, और 5 × 9 ये भी हमारा 5 होगा।
यानी एसोसिएट 5 कितने हैं, केवल 1 है और क्या है 5 है, यानी क्या है हमारा 5.5 है। उसके बाद इसमें कितने यूनिट है, तो 4 यूनिट है 4। तो टोटल इम्प्रॉपर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, एक तो एसोसिएट हमारा ये 5 नंबर आ रहा है, एसोसिएट कितने आएंगे 1 आएंगे, तो 1 + 4 5, यानी 5 के Z10 में 5 पे इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो शायद यही क्वेश्चन है CMI का कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5 इन Z10। तो इम्प्रॉपर फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिंग में। आप क्या निकाले, उसका एसोसिएट निकालिए। एसोसिएट निकालने के लिए किसी एलिमेंट का एसोसिएट क्या होता है, ए का एसोसिएट A.U होगा और U हमारा क्या होगा, यूनिट होगा रिंग का। तो अब देखिए कि एसोसिएट कितने हो सकते हैं किसी रिंग में, किसी एलिमेंट के मैक्सिमम एसोसिएट कितने हो सकते हैं। तो हमने देखा कि एसोसिएट क्या होगा, A × U होगा, और U क्या होगा, रिंग में होगा, यूनिट होगा। तो जितने उसके यूनिट हो सकते हैं उतने ही तो उसके एसोसिएट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे कम भी होगा। क्योंकि हमने देखा कि जब हमने 5.U किया और U हमारा अगर 1 है या 3 है या 7 है या 9 है, तो ये 5 ही आ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एसोसिएट मैक्सिमम कितना हो सकता है, नंबर ऑफ एसोसिएट 4 हो सकता है, या 4 से कम हो सकता है, 4 की से ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि एसोसिएट हम उसके इनवर्स एक्चुअली यूनिट से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा एसोसिएट हो गया, इम्प्रॉपर फैक्टर हो गया। अब जैसे ये पूछ दे किसी रिंग की कार्डिनलिटी, जैसे मान लीजिए आर की कार्डिनलिटी, हमारी रिंग की कार्डिनलिटी हमारी 5 है, रिंग कार्डिनलिटी हमारी 5 है, ये फाइनाइट है। और ये कह दे कि रिंग की कार्डिनलिटी मान लीजिए 5 है, मतलब फाइनाइट है और 5 है, और ये कह दे कि 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो कितनी पॉसिबिलिटी है 2 की इम्प्रॉपर फैक्टर होने की, मतलब फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2 की कितने इम्प्रॉपर फैक्टर हो सकते हैं। ये सब आप थोड़ा सा मतलब आप वो करिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं ये सब करवाने का भी प्रयास करूंगा। बट इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा 5 है कार्डिनलिटी ऑफ आर की, तो या तो ये 0 रिंग होगा या तो ये फील्ड होगा। अगर ये 0 रिंग हो जाता है तो इम्प्रॉपर फैक्टर प्रॉपर फैक्टर की बात ही नहीं आएगी। अगर ये 0 रिंग नहीं होता है तो फिर फील्ड होगा, तो फिर वहां से आप देखेंगे कि जो भी एलिमेंट होंगे सब यूनिट होंगे। तो इसके इम्प्रॉपर फैक्टर जो होंगे वो केवल मतलब जो भी फैक्टर होंगे वो सब इम्प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। और इसमें कितने इम्प्रॉपर कितने यूनिट है, 5 यूनिट है हमारे, तो 5 प्लस उसके एसोसिएट कितने आएंगे। तो अब वो तो रिंग पे निर्भर करेगा कि उस एलिमेंट के एसोसिएट कितने आएंगे, उन सबका एडिशन करके आप वहां से निकाल सकते हैं। बट इतना तो आपको थिंक करना ही पड़ेगा और आप थिंकिंग करिएगा ये सब। तो ये इम्प्रॉपर फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिंग में। तो आप ये सब फाइंड आउट करने एग्जाम्पल आप कुछ चूज करके और फाइंड आउट करने का प्रयास करिए, क्योंकि करने से ही होगा और आपको भी करना होगा बहुत कुछ। ये इम्प्रॉपर फैक्टर हमने देखा, सिमिलरली आप प्रॉपर फैक्टर देखा। अब हमारा इररेड्यूसिबल एलिमेंट का डिफिनेशन आता है। यहां से अब हमको जो है इररेड्यूसिबल एलिमेंट का आइडिया थोड़ा थोड़ा मिलेगा कि अब ऐसे फैक्टर, ऐसे एलिमेंट जिसके केवल इम्प्रॉपर फैक्टर ही पॉसिबल है, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर देखिए 3 हमारा क्या हो जाए Z√ZI में हमारा अगर 3 है तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, आप देखिए नॉर्म से डिफाइन कर सकते हैं। इसका नॉर्म क्या होगा हमारा, अगर जैसे मान लीजिए, अब यहां अच्छे से समझिएगा आप कि जैसे ZI में अब हम क्या निकालना है, 3 का फैक्टर निकालना है कि कौन कौन से फैक्टर इसके हो सकते हैं ZI में। तो अब देखिए कि हमारा अगर मान लीजिए ए हमने 3 मान लिया और बी और सी एलिमेंट हमने और कुछ मान लिए, A + IB हमारा हो गया और सी हमारा क्या हो गया A1 + IB1 हो गया, ये इसमें है। अगर ए हमारा B.C के फॉर्म में है, मतलब ए हमारा फैक्टर है B.C के और बी और सी इसके एलिमेंट हैं ZI के। अब देखिए यहां से नॉर्म ऑफ क्या होगा हमारा, नॉर्म ऑफ B डॉट नॉर्म ऑफ C। ये नॉर्म हमने दूसरे लेक्चर में डिफाइन किया है, वहां से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और नॉर्म ऑफ हमारा क्या होगा, नॉर्म ऑफ हमारा होता है A² + B² यानी 3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर यानी 3 9 हो गया। अब देखिए कि नॉर्म ऑफ B और नॉर्म ऑफ C क्या हो सकते हैं। अब यहाँ 9 का फैक्टर अब निकालिए। 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3.3 हो सकता है या 9.1 हो सकता है या 1.9 हो सकता है।
इसके अलावा 9 का कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए कि नॉर्म ऑफ बी और नॉर्म ऑफ सी, अब यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इसकी नॉर्म 3 हो या 9 हो या तो 1 हो, ये हो सकता है। बट आप सोचिए कि किसी भी एलिमेंट का नॉर्म 3 हो सकता है क्या जेड आई में, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी 3 हो सकता है क्या? और ए और बी कहाँ के हैं? जेड के हैं। ये कभी 3 नहीं हो सकता अगर ए और बी जेड से हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कभी 3 नहीं हो सकता। फॉर ऑल ए कॉमा बिलोंग टू जेड, किसी भी जेड के लिए 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, ये पहला वाला। तो कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं? या तो ये और या तो ये। अब जो ही ये आएगा तो हमने देखा कि नॉर्म ऑफ सी का 1 हो गया, इसका मतलब सी हमारा क्या होगा? यूनिट हो गया। किसी एलिमेंट का अगर नॉर्म 1 हो जाता है तो वो उसका यूनिट होगा उस रिंग का। तो इसका नॉर्म हमने देखा 1 हो जा रहा है, तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अगर इसका नॉर्म 1 हो गया, अगर ये फैक्टर चूज करते हैं तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर जो है केवल ऐसे ही पॉसिबल हैं कि जो इम्प्रॉपर फैक्टर ही पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ 1 क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। जो ही यूनिट हुआ तो वो हमारा फैक्टर क्या होगा? ये इम्प्रॉपर फैक्टर हो गया। यानी 3 के जेडाई में केवल इम्प्रॉपर फैक्टर ही पॉसिबल है, प्रॉपर फैक्टर इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनका केवल इम्प्रॉपर फैक्टर ही एग्जिस्ट करता है, उस एलिमेंट को, उस रिंग का इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहते हैं। तो हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है कि लेट आर बी एंड सी आर, आर हमारा कोई कम्यूटेटिव रिंग इफिनिटी है, तो अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। अब यहां से ये ध्यान से देखिएगा कि अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल इन आर इफ इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर फैक्टर। उसके पास कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा और वो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, तब हम उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे। दैट इज अगर उसके पास कोई फैक्टर हो तो या तो वो बी यूनिट हो जाए या तो सी यूनिट हो जाए, दैट इज उसके पास केवल इम्प्रॉपर फैक्टर हो। ये नोट वाली बात है कि वो नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे। मतलब किसी रिंग में जो हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट की चर्चा करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे कि वो तो नॉन जीरो होना चाहिए, उसके पास वो नॉन यूनिट भी होना चाहिए। इसका मतलब यहां से ये हमको निकल गया कि अगर हम किसी फील्ड की बात करें या डिवीजन रिंग की बात करें, तो डिवीजन रिंग में हमारा कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। जबकि हमने ये कहा है कि वो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। यानी हमको जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट देखना है वो किस में देखना है? इंटीग्रल डोमेन में देखना है, डिवीजन रिंग में नहीं देखना है। तो उसको हम तब कहेंगे जब उसके क्या हो कि सभी फैक्टर क्या हो? इम्प्रॉपर फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल हम देखा अभी कि अगर 3 हमारा है जेडाई में, तो 3 के जो भी फैक्टर हैं उसका वो क्या है? इम्प्रॉपर फैक्टर ही है। यहां से आप देखिए कि 3 के जो भी फैक्टर हैं इस फॉर्म में होंगे, या तो बी यूनिट हो गया तो सी यूनिट होगा। दैट इज इन जेड आई 3 हैव ओनली इम्प्रॉपर फैक्टर, केवल इम्प्रॉपर फैक्टर ही रखेगा, इसलिए 3 इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन जेडाई। सबसे पहले तो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, तो ये नॉन जीरो भी है, जेडाई में नॉन यूनिट भी एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है? इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। अब जैसे हम ये देखें कि हमारा 2, अब देखिए मान लीजिए कि रिंग हमारा क्या है। अब देखिए रिंग हम तो कैसे, अब फील्ड तो कोई ले नहीं सकते और कोई डिवीजन रिंग ले नहीं सकते हैं। अब डिवीजन रिंग और फील्ड को छोड़ के हमको कोई भी एलिमेंट चूज करना है जिसमें हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट की चर्चा करेंगे। तो अब हमारा फील्ड और डिवीजन रिंग तो हट गया। अब देखिए अगर हम ये लें जेड प्लस और डॉट, अब इसमें हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है? डिवीजन रिंग नहीं है। अब इसमें हम देखें कौन कौन सा एलिमेंट इररिड्यूसिबल होगा। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है जेड में और इररिड्यूसिबल है, तो अगर ए इक्वल टू बी डॉट सी है तो या तो बी यूनिट होना चाहिए तो सी यूनिट होना चाहिए। और जेड में जो यूनिट है वो क्या है? यू अब जेड क्या है? +-1 है। या तो बी हमारा 1 हो या तो सी हमारा 1 हो, या बी हमारा -1 हो या सी हमारा क्या हो? -1 हो। ये तभी हो सकता है
अब देखिए कि अगर a इक्वल टू बी डॉट सी है हमारा और ये इरिड्यूसिबल है, तो इसके फैक्टर वही होंगे कि या तो b हमारा 1 हो तो c कुछ हो, या तो हमारा c बराबर 1 हो, या -1 हो, या -1 हो। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट इरिड्यूसिबल होंगे। अगर 6 हम लेते तो 6 क्या हो जाएगा 2 + 3, इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब 6 हमारा इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन आप जो ही कोई प्राइम नंबर चूज करते हैं, कोई प्राइम नंबर चूज कर सकते हैं, तो प्राइम का फैक्टर क्या होता है p × 1। या तो वो प्राइम नंबर वही उसी मतलब प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, या तो 1, उसके अलावा और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करता, वो प्राइम नंबर होता है। तो p को हम क्या लिख सकते हैं p.1, p और 1 हमारा क्या है इस एलिमेंट का यूनिट है। इसका मतलब जो हमारा p है वो क्या होगा इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा z में, और केवल z में जो इरिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं वो सभी प्राइम नंबर ही होते हैं। तो इन z प्लस डॉट ऑल प्राइम नंबर आर इरिड्यूसिबल। केवल जो प्राइम नंबर होंगे वही इरिड्यूसिबल होंगे, बाकी उसके अलावा जो भी उनको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जेड में हो गया। आप जैसे देखिए कि अगर हम आर में बात करें या क्यू में बात करें, या आप देखिए कि आर क्यू हमारा सी हो गया, इसमें बात करें तो इसमें हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे यूनिट हो जाएंगे, जबकि हमारा इरिड्यूसिबल एलिमेंट वो होगा जो नॉन जीरो हो और वो नॉन यूनिट हो। तो हम इसमें तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब हमारा जो दूसरा एग्जांपल बचता है वो हमारा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन, इसके साथ बचता है। अब इसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट था वो क्या था हमारा जीरो डिवाइजर था। अब देखिएगा कि जो भी हमारा ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और अगर ए हमारा 5 नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट इसका 5 आया था, तो अगर ए हमारा 5 नहीं है तो ए क्या होगा, ए इज जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर क्या होता है आपको बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो और ना ही ए 0 हो ना ही बी 0 हो। तो हमारे ए और बी क्या होते हैं जीरो डिवाइजर होते हैं। तो अब देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हमारा ए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है तो n माइनस ए ये भी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होगा, और जब ए का इंटरसेक्शन हम लेंगे n माइनस ए के साथ वो क्या होगा हमारा 5 होगा। ये हमेशा जीरो दे रहा है, ना ही ये जीरो है ना ही ये जीरो है, तो ये हमेशा क्या होगा जीरो डिवाइजर होगा। तो जो भी उसके नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है जीरो डिवाइजर है। अब हमारा क्या है कि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, ये हमारा क्या हो जा रहा है जीरो डिवाइजर हो जा रहा है। अब आप ये समझिए कि नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि जीरो डिवाइजर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या हो जा रहे हैं जीरो डिवाइजर हो जा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर हम लिख पाते, ऐसे आप सोचिए अगर लिख पाते तो हमारा कोई भी अगर सबसेट है ए सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, तो ए हमारा कंटिन्यू का पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये हमारा ये होगा। तो अगर ए हमारा बी डॉट सी फॉर्म में होता, अब ये डॉट यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन है, ए इक्वल टू अगर बी इंटरसेक्शन सी फॉर्म में है ये हमारा, तो अब ये सोचिए कि इसमें अगर हम प्राइम एलिमेंट की बात करें या इरिड्यूसिबल एलिमेंट की बात करें तो या तो सी यूनिट हो या तो बी यूनिट हो। अब सी या बी, अब इसमें यूनिट कौन से आया था, यूनिट इसमें क्या होता है नेचुरल नंबर होता है यूनिट इसमें। अब इसमें या तो बी हमारा नेचुरल नंबर हो और सी हमारा नेचुरल नंबर हो। अब सोचिए अगर ए इक्वल टू बी डॉट बी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर हो गया, बी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर हो गया, ये क्या होगा बी ही होगा। यानी जो हमारा ए है वो क्या हो गया हमारा बी हो गया, यानी बी को हम क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। तो बी क्या हो गया इसका इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया, क्योंकि हमने देखा कि बी का कोई भी फैक्टर है, अगर बी डॉट मतलब यहां सेकेंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, तो अगर हम बी को नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारा बी ही मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा बी है वो क्या होगा इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा, बट बी हमारा क्या है जीरो डिवाइजर है। तो फिर यहाँ हमको जो है वो सब करने की थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ उचित नहीं लगता है। ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप इसकी
आइडिया थोड़ा सा देख भी सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी करिएगा। ये हमारा पावर सेटअप नेचुरल नंबर में हमने देखा कि अगर जीरो डिवाइजर है तो एक्चुअली जीरो डिवाइजर के पास वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट की बात कहा है, होंगे वो क्या होंगे, इरेड्यूसिबल हो जाएंगे। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल ले रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी, तो अब सोचिए इसमें हमारा इरेड्यूसिबल का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इरेड्यूसिबल एलिमेंट वही हो सकते हैं जो पहले तो नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट हो, जबकि इसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यूनिट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है। अब हम दिखा लेते हैं दूसरा एग्जांपल, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर समेटिव डिफरेंस इंटरसेक्शन। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या एलिमेंट इरेड्यूसिबल होगा या कौन कौन सा हो सकता है। तो इसमें आपको ये चीज पता है कि अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमेशा जीरो डिवाइजर होता है। जैसे कि इसका देखिए जीरो क्या होता है, जीरो इसका क्या होता है, 5 होता है, और यूनिट क्या होता है इसका, नेचुरल नंबर होता है इसका। अगर ये हमारा नॉन 5 एलिमेंट मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो n माइनस ए भी इसी का एक एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ये भी एक एलिमेंट होगा, ये भी एक एलिमेंट होगा। जब ए इंटरसेक्शन n माइनस ए लेंगे, मतलब सेकेंड ऑपरेशन के साथ जब इनका ऑपरेट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 5 हो जाएगा, यानी जीरो एलिमेंट मिलेगा इसका। और ना ही ये जीरो है ना ही ये जीरो है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो गए, नॉन जीरो एलिमेंट आर जीरो डिवाइजर। अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट इरेड्यूसिबल होंगे या होंगे कि नहीं। अब नॉन जीरो एलिमेंट तो हमारे जीरो डिवाइजर है। अब हम ये चेक कर लें कि जीरो डिवाइजर क्या कभी इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो सकते हैं कि नहीं। वहां से हमको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा कि अब सोचिए, तो अब ये सोचिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए इज जीरो डिवाइजर। अगर ये हमारा जीरो डिवाइजर होता है एंड ए इज इरेड्यूसिबल, ये हमारा जीरो डिवाइजर भी हो जाए और ये हमारा क्या हो जाए, इरेड्यूसिबल भी हो जाए। अब ये हमारा जीरो डिवाइजर है तो यहां से क्या निकलता है कि देयर एग्जिस्ट बी नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये हमारा जीरो डिवाइजर है तो हमको एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा कि ए डॉट बी जीरो होगा, और ये हमारा क्या है, यहाँ जीरो नहीं है। अब देखिए ये हमारा पहला हो गया। अब ये हमारा क्या है, इरेड्यूसिबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए इक्वल टू बी डॉट सी है, या तो हमारा बी यूनिट है या सी यूनिट है। अगर ए इक्वल टू बी डॉट सी है तो या तो हमारा बी यूनिट होगा या तो सी यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि हमने ए को माना क्या है कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। अगर ये है हमारा तो हम ए को यहां लिख सकते हैं ना, जैसे हम इसको B1 मान लें, ये हमारा B1 है एक्चुअली। तो अब ये को हम क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए बी सी इंटू B1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। जबकि या तो B हमारा यूनिट होगा, B इज यूनिट, और C इज यूनिट यहां से। और यहां से क्या हो गया कि यूनिट इज जीरो डिवाइजर, जबकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि जीरो डिवाइजर कैन नॉट बी यूनिट या यूनिट कैन नॉट बी जीरो डिवाइजर। यूनिट कभी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकते। जबकि हमने देखा कि अगर वो जीरो डिवाइजर है और अगर वो इरेड्यूसिबल हो जाता है तो वो जीरो डिवाइजर हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है, यूनिट हो जा रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि यूनिट हमारा जीरो डिवाइजर हो जा रहा है। ये कंट्राडिक्शन है, यूनिट कभी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ए कैन नॉट बी इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ए जीरो डिवाइजर, ये रिजल्ट फेमस हो गया, देखिए अच्छा रिजल्ट बन गया। ए जीरो डिवाइजर, देन ए कैन नॉट बी इरेड्यूसिबल। ये कभी इरेड्यूसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जीरो डिवाइजर है। हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा, या वैसे रिंग जिनके सभी नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो डिवाइजर हैं, तो वो कभी इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं हो सकता उस रिंग के पास। ये हमारा दूसरा रहा। जैसे अगर हम तीसरा ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जीरो डिवाइजर जो है हमारा डिवीजन तो क्या केवल है कि नॉन जीरो नॉन यूनिट होना चाहिए।
बट हमने देखा कि जो जीरो डिवाइजर है वो भी इररेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इररेड्यूसिबल एलिमेंट होने की कौन सा एलिमेंट हो सकता है, जो ना तो नॉन जीरो हो, ना तो यूनिट हो, ना ही जीरो डिवाइजर हो। अब इसके बीच में जो आता है वही एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, इररेड्यूसिबल हो सकता है। तो अब उसके बीच बीच में किस रिंग में ऐसे एलिमेंट आते हैं, उस रिंग को आप चूज करिए, वहां से फिर आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि कौन कौन से एलिमेंट इररेड्यूसिबल होंगे। मैं एक और एग्जांपल करवाता हूं। इन जेड रूट माइनस 3i में ये हमारा है आर इक्वल टू हमारा क्या है, जेड माइनस 3i है हमारा। इसका मतलब क्या है, इसमें a प्लस बी रूट 3 इंटू आई, और ये काम अभी कहां से है, जेड से है। सॉरी, यहाँ पहले आप 3 को 1 ही पुट करें, जेड आई को। यहाँ से हम गॉसियन रिंग के बारे में देखते हैं कौन कौन से यूनिट होंगे, और फिर वहां से हम आगे एक्सपेंड करेंगे। आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, जेड आई, मतलब ए प्लस आई बी सच डेट ए और बी हमारा कहां से, जेड में है। अब देखिए, अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट इररेड्यूसिबल होंगे। तो अगर ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, जेड आई का कोई एलिमेंट है, तो ए क्या होगा, ए प्लस आई बी फॉर्म का होगा, और ए का अभी कहां से, जेड से है। अगर ए को हम बी डॉट सी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ए को हमने फैक्टराइजेशन किया बी डॉट सी के फॉर्म में, बी हमारा क्या होगा, मान लीजिए बी हम मान लेते हैं क्या, b1 प्लस आई सी वन, और सी हमारा क्या है, b2 प्लस आई सी टू। ये हमारा b1 c1 b2 c2 कहां से, जेड से है। तो अब देखिए कि नॉर्म ऑफ क्या हो, ये क्या होगा हमारा, नॉर्म ऑफ बी इंटू नॉर्म ऑफ सी, ये होगा हमारा। अब हमको देखना है इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट इररेड्यूसिबल हो सकते हैं। अब ये एलिमेंट इररेड्यूसिबल तभी होगा जब उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें या तो बी यूनिट हो या तो सी यूनिट हो। अब अगर बी यूनिट होता है तो उसका नॉर्म 1 होगा, या अगर सी यूनिट होता है तो उसका नॉर्म 1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी एलिमेंट का नॉर्म 1 तभी हो सकता है जब वो क्या हो, यूनिट हो। तो बी यूनिट हो तभी, जब बी हमारा यूनिट होगा तो उसका नॉर्म क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसमें वही एलिमेंट इररेड्यूसिबल हो सकते हैं, या तो वो क्या हो, अब नॉर्म हमारा कैसा हो, या तो 1.1, इसका नॉर्म 1 हो और इसका नॉर्म कुछ और नॉन जीरो हो, मान लिया हम पी मानते हैं, या इसका नॉर्म पी हो, इसका 1 हो। तो इस फॉर्म के जो भी एलिमेंट होंगे जिनका नॉर्म या तो 1.p के फॉर्म में या तो p.1 के फॉर्म में है, और p हमारा प्राइम नंबर है, तो तब हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या होगा, इररेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर नॉर्म ऑफ ए मान लीजिए हमारा क्या आ गया, नॉर्म ऑफ ए हमारा मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1.5 या 5.1। अब ये 1 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए अगर बी मतलब सी, बी और सी के फॉर्म में लिख रहे हैं, या तो बी का नॉर्म 1 होगा या तो सी का नॉर्म 1 होगा, और जो ही बी का नॉर्म 1 होगा तो बी हमारा क्या होगा, यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट जिनका नॉर्म प्राइम नंबर आता है वो एलिमेंट क्या होंगे, इसके इररेड्यूसिबल एलिमेंट होंगे। ऐसे एलिमेंट जिनका नॉर्म प्राइम आ जाए वो एलिमेंट इसमें क्या होंगे, इररेड्यूसिबल होंगे। ये तो हमारा पहला रिजल्ट मिल गया कि इफ, यहां से लिख सकते हैं क्या, पहला कि इफ नॉर्म ऑफ ए हमारा प्राइम नंबर हो जाए, हमारा पी प्राइम है, देन ए इज इररेड्यूसिबल इन जेड आई। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस 2 आई, 1 माइनस 2 आई। अब ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनका जैसे 3 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, इसका 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करने में प्राइम नंबर होता है वो क्या होंगे, इररेड्यूसिबल होंगे, ETC। अब दूसरा इसमें देखिए, अब ये तो तब हुआ जब हमारा ए हमारा क्या था कि ए हमारा क्या था, ए प्लस आई बी था और हमारा बी नॉन जीरो था। तब हम नॉर्म डिफाइन किया, यहां से कहा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए तो ये होगा। अब सोचिए कि बी हमारा जीरो हो जाता है, तो जब हमारा बी जीरो हो जाएगा तो इसमें एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, ए। अब इस फॉर्म का होगा हमारा कोई भी एलिमेंट होगा,
तो अब सोचिए कि इस फॉर्म का एलिमेंट कब इसमें इरेड्यूसिबल हो सकता है या हो सकता है कि नहीं। तो अगर हमारा ए ऐसा हो जाए कि ये हमारा क्या हो, ए इक्वल टू मान लीजिए हमारा क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए, और प्राइम नंबर में भी स्पेशल टाइप की इस प्रकार का हो कि पी हमारा क्या हो जाए, कि पी इस फॉर्म का हो जाए कि पी कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 दैट इज 4 डिवाइड पी माइनस 3। 4 हमारा जो है पी माइनस 3 को डिवाइड कर रहा है, पी टाइप का प्राइम है। तो उस टाइप के क्या होता है, देखिए अगर पी हम अब ऐसे कौन से प्राइम हो सकते हैं, देखिए पी इक्वल टू 3 हो सकता है, पी इक्वल टू 7 हो सकता है, पी इक्वल टू क्या हो सकता है 11 में से 3 जा 8 ये 11 हो सकता है। ऐसे प्राइम हो सकते हैं जो पी कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है, डेट इज पी कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। अब अगर सोचिए अगर पी हमारा ऐसा है, मतलब ये है हमारा कि ए इक्वल टू क्या है हमारा, ए इक्वल टू पी और पी हमारा ये है, तो ये इरेड्यूसिबल तभी होगा जब इसका फैक्टराइजेशन करें तो उसमें यूनिट आ जाए। यानी अगर एन ऑफ ए करते हैं हम तो नॉर्म ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देखिए आप पी डॉट पी हो सकता है या 1 डॉट पी हो सकता है या पी डॉट 1 हो सकता है, ये हो सकता है। अब पी डॉट पी कब आ सकता है इस फैक्टर में, अगर ए हमारा क्या हो, ये हमारा बी डॉट सी के फॉर्म में हो ये, और बी हमारा 0 हो, यहां से देखिए बी हमारा 0 हो और ए हमारा बी डॉट सी के फॉर्म में हो, तो नॉर्म ऑफ क्या होगा हमारा, नॉर्म ऑफ बी और नॉर्म ऑफ सी ये होगा हमारा। अब ये हमने देखा कि ये हमारा पी स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर का फैक्टर क्या हो सकता है, पी डॉट पी, 1 डॉट पी और पी डॉट 1। अब हमको देखना है कि इरेड्यूसिबल कौन कौन सा होगा, तो हम ये देख लें कि केवल ये पॉसिबिलिटी बची उसकी तो इरेड्यूसिबल हो जाएगा। ऐसे प्राइम होने चाहिए जिनकी केवल ये पॉसिबिलिटी बचे। अब अगर सोचिए कि प्राइम हमारा नंबर जैसे पी इक्वल टू हमारा 2 है, अगर ये हम लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अब सोचिए कि ऐसा कोई बी एलिमेंट है जिसका क्या है, मतलब हम ए को बी डॉट सी के फैक्टर में लिखें और नॉर्म बी 2 हो जाए तो 1 प्लस आई देखिए और 1 माइनस आई देखिए, इसका फैक्टर क्या है, इसका नॉर्म क्या है 2 है, इसका भी नॉर्म क्या है 2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 लिख सकते हैं, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। हमको इरेड्यूसिबल देखना है तो इसका मतलब पी 2 नहीं होगा। अब पी ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इस कंडीशन को होल्ड करे, पी का रूट 3 मॉडुलो 4, देन पी इज यूनिट, सॉरी अगर पी हमारा ऐसा है देन यहां से देखिए इफ पी दैट इज पी कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 दैट इज पी 4 डिवाइड पी माइनस 3, देन पी इज यूनिट इन P is irreducible in ZI। ऐसे प्राइम नंबर जो 3 का ये कंडीशन को होल्ड करें वो इसमें क्या होंगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट होंगे, और केवल यही एलिमेंट होंगे जो इसमें क्या होंगे, इरेड्यूसिबल होंगे। बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, रिड्यूसिबल होंगे। तो ये हमारा ZI का था। सिंपली आप मतलब कि यहाँ हमने 1 रखा डी की वैल्यू, आप डी की वैल्यू चेंज करके जैसे जेड हमारा जेड रूट डी आई भी कर सकते हैं आप, और डी हमारा क्या है 1 नहीं है, मतलब डी को 3 आप पुट करिए तो हमारा क्या हो जाएगा रिंग। और जेड इक्वल टू अगर आप 3 पुट करते हैं, जेड इक्वल टू अगर 3 तो हमारा रूट 3 आई हो जाएगा। इसमें क्या होगा ए प्लस आई बी रूट 3। फिर आप यहाँ से नार्म निकालिए और नार्म के थ्रू आप देखिए कब इसका इरेड्यूसिबल होगा। तो इरेड्यूसिबल तभी होगा जब नार्म आप ए, मतलब उसमें अगर ए इक्वल टू बी डॉट सी लिख रहे हैं तो नार्म ऑफ ए अगर हम लिखे हैं तो इसमें नार्म ऑफ बी और नार्म ऑफ सी आएगा। अगर इसमें से किसी भी का भी नार्म अगर 1 हो जाता है तो वो एलिमेंट हमेशा इरेड्यूसिबल होगा। अगर किसी का नार्म 1 हो जाता है तो हमेशा एलिमेंट क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। नहीं तो अगर 1 नहीं होता तो एलिमेंट क्या होगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा।
तो हमारा इररिड्यूसिबल का डेफिनेशन रहा, हमने कुछ एग्जांपल देखा। यहां पे देखते हैं क्या, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, एन एलिमेंट which is not irreducible is called reducible element। तो हमने यहां देखा कि इररिड्यूसिबल होने के लिए सबसे पहले उसको नॉन जीरो नॉन यूनिट होना चाहिए। फिर हमने रिजल्ट देखा कि नॉन विदाउट जीरो डिवाइजर भी होना चाहिए उसको, तो नॉन जीरो हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो, फिर उसके पास नॉन यूनिट हो, तो वो एलिमेंट इररिड्यूसिबल हो सकता है। अगर उसका फैक्टर करें तो या उसके फैक्टर में कम से कम एक फैक्टर यूनिट आ जाए। अगर वैसा नहीं होता तो हमारा क्या होगा, इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। अब रिड्यूसिबल उसी में होगा जिसमें इररिड्यूसिबल नहीं होगा, और इररिड्यूसिबल उसी में होगा जो नॉन जीरो हो, नॉन यूनिट हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो। यानी फील्ड में अगर हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट की बात करें तो उसमें कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता ही नहीं है। वहां पे इररिड्यूसिबल एलिमेंट की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहां नॉन जीरो एलिमेंट है, जो भी है वो नॉन यूनिट है, जबकि हमको नॉन यूनिट लेना चाहिए। तो ये हमारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट का डिफिनेशन रहा, कुछ एग्जांपल रहा। अब हम देखते हैं क्या, प्राइम एलिमेंट। हम देखते हैं प्राइम एलिमेंट। लेट आर बी एन कम्यूटेटिव रिंग विद सिमेट्री, तो एन नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। ये भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट ही है। जैसे इररिड्यूसिबल एलिमेंट में आया था कि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, वैसे इसमें भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट इफ वेन एवर पी डिवाइड ए डॉट बी इम्प्लाइज पी डिवाइड ए आर पी डिवाइड बी। मतलब ऐसा हमको नंबर होना चाहिए रिंग का कि जब वो पी डिवाइड कर रहा है ए डॉट बी को, रिंग के दो प्रोडक्ट के मल्टीपल को अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो या तो वो किसी एक, मतलब दोनों में से किसी एक एलिमेंट को डिवाइड करे। दैट अगर हम जेड में लें, अब जेड में देखिए कि अगर हमारा कोई नंबर ए है तो ये प्राइम नंबर कब होगा, तो कह रहा है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर अगर हमारा पी है प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर होगा इस एलिमेंट का। प्राइम एलिमेंट तब होगा जब पी डिवाइड कर रहा है ए डॉट बी को इम्प्लाई करे कि पी डिवाइड ए और पी डिवाइड बी। अब इस केस में क्या हो सकता है कि पी हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर के अलावा और कोई भी नंबर लेंगे, जैसे मान लिया 9 लेते हैं, तो अब देखिए 9 किसको किसको डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड करेगा, और 9 क्या होगा हमारा 3.3, मतलब ए डॉट बी हमारा ए डॉट बी को डिवाइड कर रहा है, बट 9 ना ही डिवाइड करेगा 3 को, और ना ही 9 डिवाइड करेगा 3 को। तो ये क्या हो गया हमारा 9, तो इसका प्राइम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइम एलिमेंट वो है कि अगर 9 डॉट, जैसे अगर पी हमारा ए डॉट बी को डिवाइड कर रहा है, तो या तो वो ए को डिवाइड करे या तो वो बी को डिवाइड करे। तो जेड में जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, प्राइम एलिमेंट होंगे जेड के। जेड के जो भी, तो पहला हम देखते हैं फॉर ऑल पी बिलोंग टू जेड सच दैट पी इज प्राइम, पी हमारा प्राइम हो, इम्प्लाई पी इज प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड, जेड का प्राइम एलिमेंट। अब जेड आई में क्या होता है हमारा, ए प्लस आई बी सच डेट ए कामा बी बिलोंग टू जेड, ये हमारा जेड आई है। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है प्राइम एलिमेंट होंगे। हमने अभी इररिड्यूसिबल की चर्चा की इसमें कि इररिड्यूसिबल कौन कौन सा होगा, तो इररिड्यूसिबल में कौन कौन सा होगा, +-1 +-i, और ये प्राइम ऐसा हो कि p कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, मतलब a प्लस आई बी ऐसा हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए। तो वहां से ये आया था कि यहां से जो है वो प्राइम नंबर होगा तो वो हमारा इररिड्यूसिबल होगा। तो इसमें ये और ये एलिमेंट जो है हमारे क्या है, इररिड्यूसिबल है जेड आई में। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें प्राइम एलिमेंट कौन कौन सा होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है वो CSIR का या किसी में। तो अब देखिए कि इसमें कोई नंबर प्राइम है, अगर ये देखिए ए हमारा कोई एलिमेंट है इसका जेड आई का, ये क्या होगा हमारा ए प्लस आई बी फॉर्म का होगा, ये होगा। अब ए इसका, अब सोचिए कि ए क्या होगा,
ये हमारा नंबर है। अब इसको हमको प्राइम की डिस्कशन करना है कि प्राइम हो कि नहीं होगा, या प्राइम होगा तो किस टाइप का एलिमेंट ही प्राइम होगा, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारा ये है। अब ये देखिए, ये हमेशा डिवाइड करेगा किसको, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ये प्लस आई बी इसको तो हमेशा डिवाइड करेगा, जैसे आप भूलिए इसके लिए ये नंबर तो हमेशा इसको डिवाइड करेगा। अब इसको देखिए, तो ये हमारा है क्या, ए प्लस आई बी, और ये हमारा क्या है, नॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा नॉर्म है। ए प्लस आई बी इसको डिवाइड करेगा। अब सोचिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कौन कौन से ऐसे नंबर पॉसिबल हैं कि अगर ये नंबर इनको डिवाइड करता है तो या तो वो उसके प्रोडक्ट की किसी न किसी नंबर को डिवाइड करे। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाए कि अगर ए प्लस आई बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और इसके जो फैक्टर है तो इंप्लाई ये करे कि ए प्लस आई बी क्या हो जाए, किसी न किसी एक फैक्टर को डिवाइड करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये हो जाए। इसको आप निकाल दीजिए कि ए प्लस आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कौन सा नंबर हो या क्या नंबर हो कि अगर ए प्लस आई बी इसको डिवाइड कर रहा है और इसका अगर हम 2 फैक्टर लिखे या 3 फैक्टर लिखे तो उसमें से ए प्लस आई बी कम से कम एक फैक्टर को डिवाइड जरूर करे। अब सोचिए ऐसा क्या हो सकता है। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये पॉसिबिलिटी अब नंबर निकाल लेते हैं, वहां से हमारा निकल जाएगा। पहला है हमारा क्या, इसमें हम सेकेंड में फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, वह तो या तो प्राइम नंबर हो, अगर वो प्राइम नंबर नहीं हुआ तो उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम पहला मान दें क्या कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 एंड सो वन Pn की पावर अल्फा n। और ये क्या है, P1 P2 एंड सो वन Pn आर प्राइम एंड अल्फा 1 का अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग कर रहा है जेड में। ये हमारा जेड प्लस है। अब सोचिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है, P1 पर अल्फा 1 P2 पर अल्फा 2, तो हमारा ए प्लस आई बी जो है, ए प्लस आई बी अब डिवाइड कर रहा है किसको, P1 पर अल्फा 1 इंटू P2 पर अल्फा 2। मुझे 2 फैक्टर का जरूरत है तो मैं 2 फैक्टर केवल लेकर चलो, मान ले रहा हूं कि इतना ही है, केवल आप इतना ही मान लीजिए, ये है। अब अगर ए प्लस आई बी P1 पर अल्फा 1 और P2 पर अल्फा 2 को डिवाइड कर रहा है तो यहां से देखिए कि अब ये P1 की पावर अल्फा 1, अब हम जेड में क्या लेते हैं, जेड में अब हम लेते हैं B इक्वल टू P1 की पावर अल्फा 1 एंड C इक्वल टू प्लस I0, P2 की पावर अल्फा 2 प्लस I0। ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब देखिए कि ए प्लस आई बी किसको, अब ए प्लस आई बी ये है हमारा, यानी ए प्लस आई बी हमारा क्या है, ए डिवाइड करेगा किसको, बी इंटू सी को। ये बी हमारा क्या है, P1 पर अल्फा 1 प्लस I0 और सी हमारा है P2 पर अल्फा 2 प्लस I0। अब इनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो यही हमारा होगा, और ये हमारा ए है, यानी ए डिवाइड कर रहा है बी डॉट सी को। ए का क्या वैल्यू है, ए प्लस आई बी है, बट ए ना ही डिवाइड कर रहा है बी को और ए ना ही डिवाइड कर रहा है सी को, क्योंकि इसमें आई भी है। अगर यहां हम ले लें कि बी नॉन जीरो है, या हम बी नॉन जीरो केस लिए हैं, बी नॉन जीरो है तो ये कभी नॉन जीरो नहीं होगा, और जब ये नॉन जीरो नहीं है तो ये आई ए प्लस आई बी फॉर्म का कुछ एलिमेंट होगा, 1 प्लस है या 2 प्लस है, कुछ भी है, वो अगर इनको डिवाइड कर रहा है तो वो कभी इनको डिवाइड नहीं करेगा P1 पर अल्फा 1 को, उसमें आई चाहिए। इसमें भी ये भी कभी इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी आई चाहिए, जबकि इस दोनों में आई नहीं है। इसका मतलब अगर ये प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होता है, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसा होता है तो ये हमारा कभी प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, यहां से हमारा ये केस निकल के आया कि इफ, यहां से क्या हो गया, ए इज नॉट प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड आई।
प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब हमारा पहला केस है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राइम के फैक्टर में हो, वो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम हो, ये नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची कि उसमें केवल एक प्राइम हो और वो प्राइम पावर अल्फा 1, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए नंबर को ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है? हमारा बी हो सकता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है? सिंगल प्राइम का कोई पावर हो सकता है पीक पावर ए, और ए हमारा क्या है? नेचुरल नंबर में, ये हो सकता है। अब फिर वही कंडीशन आप लगाइए कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीक पावर ए है और ए हमारा मान लीजिए 1 नहीं है, ए 1 नहीं है, ए 1 से बड़ा है, तो अब देखिए हम फिर बी लेते हैं क्या? अब अगर ये पी की पावर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी की पावर ए इंटू पी की पावर ए माइनस 1। अब ये ए 1 नहीं तो हमारा डिफाइंड है, तो हम बी इक्वल टू पी की पावर ए लेते हैं और सी इक्वल टू पी की प्लस आई 0 और पी की पावर ए माइनस 1 प्लस आई 0, ये लेते हैं। अब फिर यहां से देखिए, यहां से हम देख रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि यहां से फिर ए हमारा ए प्लस आई बी जो था, मतलब ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, अब वो किसको डिवाइड कर रहा था? जब ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये था तो डिवाइड कर रहा था पी की पावर ए को, और ये डिवाइड करेगा ए प्लस आई बी बाई पी की पावर ए इंटू पी की पावर ए माइनस 1 को, इसको डिवाइड करेगा। एक्चुअली ये पी की पावर ए नहीं, आप ए माइनस 1 और ए यहाँ पी ले लीजिए, पी हमारा ये हो गया और ए पी की पावर ए माइनस 1, इसको डिवाइड करेगा हमारा। अब इसको डिवाइड कर रहा है तो अब देखिए यहां से ए प्लस आई बी ना ही डिवाइड करेगा पी को, और ए प्लस आई बी ना ही डिवाइड करेगा पी की पावर ए माइनस 1 को। क्यों? क्योंकि इसमें आई है, बी 0 नहीं है, इसमें आई है जबकि इसमें आई नहीं है, तो ये नंबर तो कभी इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये नंबर भी इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्राइम की पावर आती है और वो पावर 1 नहीं है, तो फिर वो क्या होगी? प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। यहां से क्या हो गया कि ए इज नॉट प्राइम एलिमेंट, ये भी प्राइम एलिमेंट नहीं है। हमको निकालना है प्राइम एलिमेंट। अब हमारी 2 पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है जिनके पास पावर 1 या 2 जो भी हो, दूसरा है कि वो अगर वो सिंगल प्राइम की पावर में आता है जिसकी पावर 1 नहीं हो सकता है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी केवल ये और यही बची कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाए? प्राइम नंबर ही हो जाए। तीसरा हमारा केस क्या बचा? ये हमारा बी है, तो हमारा सी केस क्या बचा? आप यहां से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने की जरूरत भी है आपको। ये सब किसी बुक और किसी नोट्स में, किसी कोचिंग के किसी नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, और किसी भी राइटर किसी बुक में ये सब नहीं मिलेगा जो मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। ये सेल्फ स्टडी का रिजल्ट है। और सी हमारा देखिए, अब सी क्या पॉसिबिलिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाए? सिंगल प्राइम नंबर ही हो जाए कोई। हमारा पी क्या है? पी प्राइम एलिमेंट है, ये हो जाए। अब यहां से देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पी हो जाती है तो ए प्लस आई बी हमेशा डिवाइड करेगा किसको? पी को। ए प्लस आई बी हमेशा पी को डिवाइड करेगा, इंप्लाई। अब पी का फैक्टर क्या हो सकता है? पी का फैक्टर पी डॉट 1 या 1 डॉट पी, और पी का फैक्टर क्या हो सकता है? पी डॉट 1 या 1 डॉट पी। बट ए प्लस आई बी अगर ये 1 डॉट पी होता है, 1 डॉट पी, तो ए प्लस आई बी डिवाइड करेगा 1 को, आर ए प्लस आई बी डिवाइड करेगा पी। अब ये 1 को डिवाइड तो नहीं करेगा, 1 को डिवाइड तो नहीं करेगा, बट पी को डिवाइड करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि पी को फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आया? पी आया है। हम पी को क्या फिर लिख सकते हैं? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। जहां हमारा प्राइम नंबर आएगा वहां हम इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राइम है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। यानी जहां जहां पी होगा वहां ये वैल्यू रख सकते हैं इसमें। यानी जब ये पी आएगा तो हमेशा ये पी को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब पी की जगह पे ये रखेंगे तो ए प्लस आई बी हमेशा जो है डिवाइड करेगा किसको? ए प्लस आई बी
इंटू ए माइनस आई। यहां से देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सम पी हो जाती है और प्राइम नंबर होता है तो वो एलिमेंट ए प्लस आई बी हमेशा उस जेड आई का क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। तो यहां से रिजल्ट आया कि ए इज प्राइम एलिमेंट। ये कब था, जब बी हमारा जीरो नहीं था। जब बी हमारा जीरो नहीं है, मतलब सेकेंड पार्ट इसका जीरो नहीं है, तो वो प्राइम एलिमेंट होंगे, उनका सम हमेशा क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो हमारे प्राइम एलिमेंट होंगे। अब देखते हैं अगर बी हमारा जीरो हो जाता है तो ए प्लस आई बी है, उसमें बी हमारा क्या है, जीरो है। तो सिमिलरली फिर जैसे हमने इरेड्यूसिबल एलिमेंट में उसको काउंट, केस सेकेंड हम देखें कि बी हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ए प्लस आई बी में ए हमारा ऐसा एलिमेंट है तो बी हमारा क्या हो जाए, जीरो, यानी केवल ए बचे। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से प्राइम एलिमेंट होंगे। तो अब सोचिए कि ए हमारा ऐसा नंबर है, ए सिंगलटन ए है, और ए हमारा कहां से, जेड से है। तो अगर ए किसी बी डॉट सी एलिमेंट को डिवाइड करता है तो ए डिवाइड करेगा बी और ए डिवाइड करेगा सी। ये कब पॉसिबिलिटी होगी कि ए हमारा बी डॉट सी को डिवाइड कर रहा है, तो ये मस्ट होगा कि ए या तो बी को डिवाइड करेगा या तो सी को डिवाइड करेगा। अब फिर ये तीन पॉसिबिलिटी होंगे, या तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होगा, फिर प्राइम नंबर होगा, पावर होगा, ये सब करेंगे। तो यहां से करने से आप सिमिलरली ये फाइंड आउट करेंगे तो हमको वो प्राइम नंबर मिलेगा, ये हमारा, तो वो हमारा प्राइम नंबर मिलेगा ए इक्वल टू पी, और पी इज प्राइम, वो हमारा प्राइम मिलेगा एज पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, दैट इज 4 डिवाइड पी माइनस 3। ऐसा एलिमेंट, ऐसा ए कि वो ए हमारा क्या हो, पी की इक्वल हो जाए, ए हमारा क्या हो जाए, पी की इक्वल हो जाए, दैट इज ए इक्वल टू पी, और पी हमारा ऐसा है कि पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, तो हमारा पी क्या होगा, इसका प्राइम एलिमेंट होगा। इंप्लाई ये करेगा ए इक्वल टू पी इज प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड आई, गॉसियन रिंग का। तो गॉसियन रिंग में टोटल कितने प्राइम हो गए, कैसे कैसे एलिमेंट प्राइम हो गए, तो आप यहां देखिए, यहां से 10 ऑल प्राइम एलिमेंट इन जेड आई ईच ऑफ द फॉर्म, यहां आर है क्योंकि ज्यादा है ना, आर ऑफ द फॉर्म पहला ए प्लस आई बी सच डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, प्राइम एलिमेंट हो जाए, ये प्राइम। और दूसरा हमारा ए मतलब प्राइम, ये पी हमारा प्राइम है एज पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, दैट इज 4 डिवाइड पी माइनस 3। यानी इस फॉर्म के जो भी एलिमेंट होंगे जेड आई में, वो क्या होंगे, प्राइम एलिमेंट होंगे, और यही इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं जेड आई के एक्चुअली। तो जेड आई में प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है। जैसे हमने जेड में देखा था कि जेड में इरेड्यूसिबल एलिमेंट केवल प्राइम नंबर ही हो सकते हैं, और प्राइम एलिमेंट भी केवल प्राइम नंबर ही हो सकते हैं। तो वहां भी जो है प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट सेम हो सकता है, किसी किसी रिंग में सेम हो सकता है और किसी किसी रिंग में सेम नहीं भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल। हमने गॉसियन रिंग देखा जिसमें डी इक्वल टू हमारा क्या था, 1 था। अब अगर हम डी की वैल्यू चेंज करते जाए, एक्चुअली एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो प्राइम या इरेड्यूसिबल एलिमेंट से आएगा तो या तो गॉसियन रिंग से रहेगा, और गॉसियन रिंग से नहीं रहेगा तो यहाँ जो डी की वैल्यू है वो डी की वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे ये हमारा जेड रूट आई डी, अब डी की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, स्पेशल कुछ प्राइम है, ये सब वैल्यू यहाँ पुट करके उसमें पूछेगा बताइए इसमें ये एलिमेंट प्राइम होगा कि नहीं होगा, ये इरेड्यूसिबल होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली जैसे हमने डी के लिए चर्चा किया वैसे आप जैसे डी इक्वल टू आप 3 पुट करिए तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड आई 3 हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, ए प्लस आई बी 3 हो जाएंगे, रूट 3 यहाँ है। इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। ए का वापी कहां से है, हमारा जेड से है। तो अब इसका नार्म क्या होगा, फिर आप नार्म देखिए, ए का ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर,
अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट का कल हमने चर्चा कर लिया था कि इसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट तभी होगा कि जब नॉर्म ऑफ ए, हमने ये देखा था कि जब हमने ए को बी डॉट सी के फॉर्म में लिखा था तो नॉर्म ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बी डॉट नॉर्म ऑफ सी, ये हो जाएगा। और यहां से ए हमारा अगर इरेड्यूसिबल है तो या तो इसका नॉर्म 1 होगा या तो इसका नॉर्म 1 होगा, क्योंकि यूनिट होगा और यूनिट का नॉर्म हमेशा 1 होता है। या तो इसका नॉर्म 1 होगा या तो इसका नॉर्म 1 होगा। और अगर इसका नॉर्म 1 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1 प्लस i√30, ये हो जाएगा। या अगर इसका नॉर्म 1 होगा तो फिर ये हो जाएगा। तो यहां से यूनिट क्या क्या आ रहे हैं, एक्चुअली प्राइम एलिमेंट क्या, इरेड्यूसिबल एलिमेंट यहां से क्या आएंगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट या तो इसका नॉर्म 1 हो जाए या तो इसका नॉर्म, यानी या तो ये इस फॉर्म का हो जाए और या तो ये इस फॉर्म का हो जाए, तो वो हमारा वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। अब हम ये देखना चाहें कि इसमें प्राइम एलिमेंट कौन कौन से होंगे। सिमिलरली जैसे हमने उसमें देखा कि a प्लस आई b√3, अब ये डिवाइड करेगा किसको, a प्लस आई b√3 इंटू a माइनस आई b√3, ये इसका नॉर्म हो गया, यानी a प्लस आई b√3 को डिवाइड करेगा किसको, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को। अब ये नंबर कौन कौन से ऐसे हो जाएं कि जिसको ये नंबर डिवाइड करे तो उसके किसी न किसी एक फैक्टर को डिवाइड करे, फिर आप वो पॉसिबिलिटी लाइए। तो ये a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर तभी होगा जब a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, कोई प्राइम नंबर हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको इसमें देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट प्राइम होगा। तो जब इसका सम a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर का सम प्राइम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो एलिमेंट इसमें प्राइम एलिमेंट होगा, और केवल वही एलिमेंट इसमें प्राइम एलिमेंट होगा भी, उसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें प्राइम एलिमेंट नहीं होंगे। अब यहाँ b को 0 कर देंगे तो फिर वहां से केस दूसरा आ जाएगा, वो जहां वहां था, बट 0 नहीं है, बीट 0 नहीं है, तो ये प्राइम एलिमेंट तभी होगा a प्लस आई b√3 इज प्राइम, हमारा b 0 नहीं है, इन z√3i इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, प्राइम हो जाए, और p हमारा क्या हो, प्राइम एलिमेंट। सिमिलरली आप b को 0 पुट करके वहां से देख सकते हैं। तो आप यहां से, अब इस रिंग में हमको लग रहा है कि z जैसे d की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दें तो आप प्राइम और इरेड्यूसिबल एलिमेंट आसानी से काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर प्राइम और इरेड्यूसिबल एलिमेंट का क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कौन सा एलिमेंट प्राइम और कौन सा इरेड्यूसिबल होगा, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो हमने देखा कि कल हमने देखा था, हमने कल वो लेक्चर जो है हमारा 4 चल रहा है, रिंग थ्योरी का लेक्चर 3 है। तो हमने फैक्टर देखा, एसोसिएट देखा, फिर देखा हमने प्राइम एलिमेंट, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, फिर हमने काउंट देखा। एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम हम देखते हैं। देखा इरेड्यूसिबल एलिमेंट एंड प्राइम एलिमेंट। इसमें ये हमने देखा कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट का जब हम डिफिनेशन देखा था तो उसमें ये था कि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, मतलब वो हमारा एलिमेंट, उसको इरेड्यूसिबल हम तभी कहेंगे जब हमारा या पहला तो नॉन जीरो हो, उसके बाद नॉन जीरो हो और उसके बाद नॉन यूनिट हो, और फिर हम तीसरा केस डिफाइन ये किया था कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो, मतलब विथ जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी रिंग में हमको कोई एलिमेंट चेक करना है कि हाँ बताइए ये इरेड्यूसिबल या प्राइम है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो फिर देखेंगे वो यूनिट तो नहीं है। अगर यूनिट भी नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो जीरो डिवाइजर तो नहीं है। अब 3 केस देखने के बाद उसको हम चेक करेंगे कि वो इरेड्यूसिबल है कि प्राइम है। अगर हमको ऐसा मिल जाता है कि आप बताइए डिवीजन रिंग में कौन कौन से एलिमेंट प्राइम होंगे या इरेड्यूसिबल होंगे, या डिवीजन रिंग या फील्ड में कह दे तो डिवीजन रिंग में जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। अब उसमें तो हम जो कह रहा है कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट का डिफिनेशन ही है कि नॉन यूनिट होना चाहिए सबसे पहले, यानी हम किसी डिवीजन रिंग या फील्ड में जो है इरेड्यूसिबल एलिमेंट की चर्चा नहीं करेंगे या प्राइम एलिमेंट की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे रिंग में भी प्राइम एलिमेंट या इरेड्यूसिबल एलिमेंट की चर्चा नहीं करेंगे
जिसके सभी एलिमेंट विथ जीरो डिवाइजर हैं। जैसे हमारा पीएम था, उसमें जो भी एलिमेंट था हमारा वो क्या था, जीरो डिवाइजर था हमारा, तो फिर हम उसमें नहीं चेक करेंगे। तब हमको बचा क्या, इंटीग्रल डोमेन बचा, कि इंटीग्रल डोमेन में हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्राइम है और कौन कौन सा एलिमेंट इररिड्यूसिबल है। अब कुछ ऐसे भी रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकते, तो जो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती उसमें अलग अलग केस है कि उसमें प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल होगा या इररिड्यूसिबल प्राइम होगा, ये सब कुछ बातें। बट इंटीग्रल थ्योरम से एक रिलेटेड थ्योरम है, इंटीग्रल डोमेन से एक रिलेटेड थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट। उसमें यह कहता है कि एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल इन इंटीग्रल डोमेन। थ्योरम है कि एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल इन इंटीग्रल डोमेन। किसी भी इंटीग्रल डोमेन में अगर वो नंबर प्राइम हो जाता है तो वो इररिड्यूसिबल हो जाएगा। बट इररिड्यूसिबल प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, इररिड्यूसिबल प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, बट प्राइम जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ इसका कैसे। जैसे अब ये सबसे पहले देखिए कि आर हमारा क्या है, यहां देख लीजिए बिल्कुल इजी है। आर हमारा प्लस क्या है, ये रिंग रियल नंबर नहीं है, रिंग है। आर प्लस डॉट हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो इंप्लाई कर रहा है कि ए इक्वल टू जीरो आर, बी इक्वल टू जीरो है, बस ये। अब हमारा कोई प्राइम, जैसे हम लेते हैं कि पी हमारा क्या है, प्राइम एलिमेंट है। अब प्राइम एलिमेंट है तो पी अगर डिवाइड करा ए डॉट बी को तो पी डिवाइड करेगा या तो ए को या तो पी डिवाइड करेगा बी को। हम लेते हैं पी इक्वल टू मान लीजिए ए बी है हमारा। अब पी हमारा ए डॉट बी के इक्वल है तो पी या तो ए पी डिवाइड करेगा ए डॉट बी को, क्योंकि पी ए डॉट बी के इक्वल है। अब पी हमारा प्राइम एलिमेंट है तो पी डिवाइड करेगा ए को या पी डिवाइड करेगा बी को, इसमें से किसी एक को होगा। अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू आर सच डेट ए इक्वल टू सी पी। अगर पी हमारा ए को डिवाइड कर रहा है तो पी किसी न किसी रिंग के एलिमेंट के मल्टीपल के इक्वल ही तो होगा, तभी तो ए को डिवाइड कर रहा है। ए हमारा पी के किसी न किसी मल्टीपल के इक्वल होगा तभी तो पी इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर ये डिवाइड करेगा तो देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग टू आर सच डेट पी इक्वल ए बी इक्वल टू डी पी, ये होगा हमारा। अब अगर ये हो गया, पहला मानते हैं कि मान लीजिए ए इक्वल टू सी पी हो गया, तो यहां रखिए इसकी वैल्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू ए बी और ए की वैल्यू क्या है हमारी, सी पी है, सी पी इंटू बी हो गया, यानी पी माइनस सी पी बी हमारा जीरो हो जाएगा। पी का मैंने पी लीजिए 1 माइनस सी पी सी बी इक्वल टू जीरो है। अब ये रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन है और ए डॉट बी जीरो है तो या तो ए जीरो हो गया तो बी जीरो होगा। पी डॉट 1 माइनस सी बी जीरो है, यानी पी या तो पी जीरो होगा या तो 1 माइनस सी बी जीरो होगा। बट ये तो जीरो है नहीं क्योंकि ये प्राइम एलिमेंट है, प्राइम नंबर है। अब ये जीरो नहीं है तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी बी इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या होगा, सी बी इक्वल टू 1 हो गया, और यहां से क्या हो गया कि बी तो यूनिट हो गया या सी यूनिट हो गया इस रिंग का। तो हमने देखा कि अगर वो प्राइम एलिमेंट है तो यहां से हमने देखा कि वो इंटीग्रल डोमेन में सी डॉट बी इक्वल टू 1 हो जा रहा है। यहां से क्या हो गया कि बी हमारा क्या हो गया, बी यूनिट हो गया। और जो हमारा फैक्टर था पी इक्वल टू ए डॉट बी, इसमें बी हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। और जब ये बी हमारा यूनिट हो जाए तो ये हमारा फैक्टर क्या हो जाता है, ये हमारा फैक्टर क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फैक्टर हो जाता है। और इम्प्रॉपर फैक्टर अगर कोई भी एलिमेंट रखता है तो उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहते हैं। ये तो हमने ये लेके चला तो ये हमको बी यूनिट मिल गया। सिमिलरली अगर आप ये लेके चलेंगे तो यहां से हमको ए यूनिट मिलेगा। यहां से क्या हो गया कि अगर पी हमारा प्राइम एलिमेंट है, अगर रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन है, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं रहता, यहां सोचिए अगर आर हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं रहता तो ए डॉट बी हमारा जीरो है तो या तो ए जीरो या तो बी जीरो, हम ये नहीं कह सकते थे फिर, क्योंकि आर हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। आर हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ए डॉट बी हमारा जीरो हो और ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, ये नहीं हो सकता है। ये विदाउट मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो इसमें जीरो डिवाइजर हो भी सकते हैं। जैसे हमने पीएन लिया था
कौन से टर्म, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ऑफ डॉट के साथ, तो ए इंटरसेक्शन n माइनस ए हमेशा इस रिंग का जीरो तो होगा, बट ये ना ही जीरो है ना ही ये जीरो है, तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन होगा तभी हम ये कह सकते हैं, और इंटीग्रल डोमेन ये कहने के लिए हम एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन का यूज किए हैं, और वहां से ही होगा। तो प्रूफ इसका देखिए कि इन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। आप अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि किसी इंटीग्रल डोमेन में हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है कि जो इररिड्यूसिबल है बट वो प्राइम नहीं है। यहां से लिखिए प्रूफ तो आप समझ ही लिए होंगे, थोड़ा सा वो लिख लेते हैं। प्रूफ, लेट P इक्वल टू ए बी, ए और बी कहाँ के हैं, रिंग के एलिमेंट है, और P भी हमारा कहाँ का है, रिंग का एलिमेंट है। इंप्लाई करेगा क्या, P डिवाइड करेगा ए डॉट बी को, P डिवाइड करेगा ए और P डिवाइड करेगा बी को। क्यों? क्योंकि P हमारा क्या है, P प्राइम एलिमेंट है, प्राइम एलिमेंट। अगर P डिवाइड किया ए को तो A इक्वल टू पी सी हो गया हमारा, या B इक्वल टू पी डी हो गया, पी डी देयर इज C का D बिलोंग टू R। अब अगर ये हो गया तो यहां से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू पी सी बी, यहां से क्या हो गया कि 1 माइनस सी बी इंटू पी इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से क्या हो गया, P नॉन जीरो है, इंप्लाई क्या करेगा 1 माइनस सी बी इक्वल टू 0 है, यहां से सी बी इक्वल टू 1 हो गया, यहां से B हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। यहां से B हमारा यूनिट हो गया तो इंप्लाई क्या कर दिया कि P हमारा क्या है, P हमारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। सिमिलरली अगर आप इस केस को लेकर चलते हैं तो यहां से हमको A हमारा यूनिट मिलता है, और यहां से मिलता है कि हमारा क्या है कि P इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। यानी अगर हम इंटीग्रल डोमेन में कोई प्राइम एलिमेंट फाइंड आउट करें तो वही हमारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट भी होगा, बट इररिड्यूसिबल एलिमेंट नीड नॉट बी प्राइम। एग्जांपल, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जांपल आप देखिए, जेडाई में आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि क्या इररिड्यूसिबल सभी प्राइम होंगे, तो आप सबसे पहले क्या चूज करेंगे कि हमारा इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अब इंटीग्रल डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं उसमें आप देखिए, जैसे मैं देख लूं क्या अभी मैं करवाया था गॉसियन रिंग में, जेडाई में आप देखिए, जेडाई में अब इसमें एक्चुअली जेडाई नहीं, सॉरी, मैं जेड रूट 5 में देखिए, या ये इसी में देखिए आप, जेड रूट 5 में। अब इसमें देखिए कि कौन कौन सा एलिमेंट प्राइम है, कौन कौन सा इररिड्यूसिबल है। अगर हम लेते हैं 3, हम 3 लेते हैं, मतलब हमारा क्या है, a प्लस 3 प्लस आई 0 रूट 5, ये हमारा है। अब ये हम देखते हैं कि क्या ये इसमें इररिड्यूसिबल है कि नहीं। अब ये इररिड्यूसिबल इसमें होगा जब इसका हम वो नॉर्म निकालें, फिर नॉर्म से कुछ रिलेशन निकालें, जैसे तो नॉर्म आप इसका अगर इसको हम ए मान लें तो नॉर्म आप किया ए क्या होगा, 9 होगा। अब ये इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 3.3 या 9.1 या 1.9, ये फैक्टर हो सकता है। अब a प्लस, इसमें देखिए a प्लस आई बी रूट 5, क्या कभी इसका नॉर्म 3 हो सकता है क्या, इसका नॉर्म कभी 3 नहीं हो सकता, यानी ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये हो जाए उसका फैक्टर, या तो ये हो जाए उसका फैक्टर, मतलब उसके जो फैक्टर हो बी डॉट सी, तो या तो इसका नॉर्म 9 हो जाए और इसका नॉर्म 1 हो जाए, या तो इसका नॉर्म 1 हो जाए या तो इसका नॉर्म 9 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। और जब ये पॉसिबिलिटी आई तो यहां से अगर जिसका नॉर्म 1 होगा वो क्या होगा, इस रिंग का यूनिट एलिमेंट होगा। वहां से क्या होगा कि जब जब ये पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी तो ये हमारा क्या होगा, इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, क्योंकि जो भी इसका फैक्टर है उसमें एक यूनिट एलिमेंट आ जा रहा है। यहां से क्या होगा कि ए इज इररिड्यूसिबल, ये हमारा इररिड्यूसिबल है इन जेड रूट 5 में, ये तो हमारा इररिड्यूसिबल है। जेड रूट 5 में हमारा इंटीग्रल डोमेन भी है, क्योंकि कम्यूटेटिव है, रिंग भी है, यूनिटी भी है इसके पास।
ए डॉट बी तभी जीरो होगा, या तो ए जीरो या तो बी जीरो। ये इंटीग्रल डोमेन है हमारा। अब हम देखते हैं क्या कि ए हमारा प्राइम एलिमेंट है क्या। अब आप देखिए कि ए हमारा क्या है, 3 है। अब 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा 9 को, 3 डिवाइड करेगा 9 को। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसमें 1 प्लस ये 2 प्लस रूट 5i इंटू 2 माइनस रूट 5i। ये हमारा क्या होगा, 9 होगा। मतलब 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, और 9 के जो फैक्टर आ रहे हैं ये इस 5 का आ रहे हैं। मतलब हम 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 9 को, और 9 हमारा क्या है 2 प्लस रूट 5i इंटू 2 माइनस रूट 5i। ये 3 डिवाइड करेगा 2 प्लस रूट 5i और 2 माइनस रूट 5i। ये इसको डिवाइड कर रहा है, बट 3 डज नॉट डिवाइड 2 प्लस रूट 5i एंड 3 डज नॉट डिवाइड 2 माइनस रूट 5i। ये ना ही इसको डिवाइड कर रहा है और ना ही इसको डिवाइड कर रहा है, बट इसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से क्या हो गया कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि 3 इज नॉट प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड रूट 5i। हमने ये देख लिया कि हमारा 3 तो इसमें इरिड्यूसिबल है, क्योंकि जो भी फैक्टर आ रहा है तो उसमें फैक्टर एक हमारा यूनिट होगा, ये कंपलसरी है। बट यहां से हमने देखा कि 3 हमारा प्राइम एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो डिवाइड कर रहा है 9 को, और जो 9 का फैक्टर है ये हमारा होगा 2 प्लस रूट 5 है, 2 माइनस रूट 5 है इसमें। बट 3 ना ही डिवाइड करेगा इसको, ना ही डिवाइड करेगा इसको। यहां से क्या हो गया कि हमारा 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है। बट बस यानी इंटीग्रल डोमेन में जो भी प्राइम एलिमेंट होगा वो तो इरिड्यूसिबल होगा, बट इरिड्यूसिबल प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। तो आज हमने देखा फैक्टर, एसोसिएट फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, फिर इरिड्यूसिबल ऑफ एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, उसके डिफिनेशन देखे, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे, फिर उसमें हमने रिलेशन देखा और ये कनॉस पार्ट देखा। तो आज का लेक्चर 3 हमारा यहीं पे क्लोज होता है। कल हम देखेंगे रिंग थ्योरी का लेक्चर 4। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल या बेहतरीन लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई कमियां भी अगर आपको दिख रही हो तो आप तुरंत हमको कमेंट करके बताएं कि धर्मेंद्र भाई आप थोड़ा इसको ये करो, इसको, जो भी आपको कमियां दिख रही हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।